बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बच्चों की बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। गुज़िश्ता हफ़्ते जो 2-3 बारिशें हुई हैं उससे मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई है और जब मौसम बदलता है तो जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो एक्सट्रीम ऑफ एजेस के लोग हैं, यानी कि बच्चे और बूढ़े। हमारे वालिदैन अक्सर हमारे साथ रह रहे होते हैं और उनकी देखभाल करना बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है। वालिदैन बात भी सुन लेते हैं, लेकिन मुश्किल मरहला तब होता है जब आपके अपने बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल भी जाना होता है, फिर वो खेलने से भी बाज नहीं आते और सबसे मुश्किल और कठिन मरहला तब होता है जब उनको दवाई पिलानी होती है। तो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सर्दियों में बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। कुछ जनरल डिजीज़ पर भी हम बात करेंगे। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीशान गनी, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर वालेकुम ज़ीशान, अस्सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। जी जी। डॉक्टर ज़ीशान, जिस तरह कि मैंने कहा कि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं, तो बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां कॉमन हैं? अच्छा, इसमें जो इस वक्त ये जो अक्टूबर का मंथ है या सितंबर ऑनवर्ड, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो यानी कि ये नाक, गले और चेस्ट की प्रॉब्लम ये बहुत कॉमन होती जाती है। ठीक। ये हमने हर साल मतलब ये पैटर्न को फॉलो किया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टिल मार्च अप्रैल तक। ये जो चेस्ट इन्फेक्शन जिसे आम अल्फाज में कहते हैं, या नमूनिया वगैरह या एस्थमा के अटैक्स, ये ज़्यादा हो जाते हैं। सही। और तकरीबन हमने जो एक्सपीरियंस किया 80% ऑफ द डिजीज़ जो हैं इस सीज़न में वो रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस की प्रॉब्लम्स के साथ होती हैं। सही। और इसमें कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिस तरह जो एलर्जिक होते हैं, जो एवरी ईयर उनको प्रॉब्लम होती है। कुछ जो होते हैं उनको मतलब एवरी ईयर नहीं होती, लेकिन ख़ास इस सीज़न में होती है। और कुछ स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं लेस दैन 1 ईयर या मे बी लेस दैन 2 ईयर, वो प्रोन होते हैं निमोनिया के लिए। अच्छा। तो इस सीज़न में स्पेशली सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड 3 मार्च तक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाव बहुत अहम है, सही। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी या डेथ रेट जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या नमूनिया के साथ होता है सही। इसमें। डॉक्टर ज़ीशान, कोल्ड और फ्लू में कैसे फ़र्क करते हैं? नज़ला और ज़ुकाम में क्या फ़र्क है? क्योंकि यूजुअली लोग इसमें फ़र्क नहीं कर पाते। बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी कोल्ड या फ्लू यूज़ होती है, ये माइल्डर इन्फेक्शन के लिए होती है। माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, फ्लू होना शुरू हो गया, माइल्ड गला ख़राब है, तो इसको कोल्ड और फ्लू में लेते हैं। लेकिन जब उसके साथ फीवर होना शुरू हो जाए या स्पेशली उसके साथ सांस की रफ्तार हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली देखते हैं कि सांस की इवन नमूनिया या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि स्फीयर, जब नमूनिया एक जो सांस की इन्फेक्शन जो स्फीयर होती है उसको कहते हैं। क्योंकि हमने कोल्ड फ्लू की तो कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होती, रेमेडीज़ होती हैं, पैनाडोल वगैरह दे देते हैं, पैरासीटामोल पे चले जाते हैं। लेकिन जो हमने इम्पॉर्टेंटली ऑब्ज़र्व करना होता है कि पेशेंट स्फीयर चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ ना जाए, सही। और जिसको हम नमूनिया कहते हैं या स्फीयर नमूनिया कहते हैं। तो कोल्ड और फ्लू में तो सिंपल सिम्टम्स होंगे, लाइक पेशेंट को फ्लू है, गला ख़राब है, नाक बह रही है या माइल्ड कफ हो रही है, अदरवाइज़ बच्चा स्टेबल होता है, सांस की रफ्तार नॉर्मल होती है, खा पी रहा होता है। लेकिन स्पेशली सांस की रफ्तार जब तेज़ होना शुरू हो जाए, फीवर होना शुरू हो जाए, लुक में टॉक्सिक जिसे कहते हैं, लुक में तो बीमार लगे, तो वो सिम्टम हम पेरेंट्स को बताते हैं कि वो आपने ऑब्ज़र्व करने हैं। सिंपल कोल्ड और फ्लू में कोई ऐसी वरी की बात नहीं होती, लेकिन स्फीयर सिम्टम हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ होगी तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल आना है। तो फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि बाज़ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हमने लगवानी है, लेकिन बाज़ पेरेंट्स रिलक्टेंट भी होते हैं, वो कहते हैं कि हमने फ्लू वैक्सीन बच्चों को नहीं लगानी। तो क्या पाकिस्तान में नेज़ल फ्लू वैक्सीन दी जाती है और कब से ये इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और आप रिकमेंड करेंगे क्या ये जी लगवाने बिल्कुल। चाहिए? ये जो अभी जो अवेलेबल है मार्केट में, वो फ्लू वैक्सीन है, वो इंट्रामस्कुलर गोश्त में लगती है। अच्छा। और 6 मंथ ऑनवर्ड हर बच्चे को लगानी चाहिए। लेकिन अब डेफिनेटली इसमें मतलब मोर प्रिसाइजली या हम इंडिकेट कर देते हैं कि स्पेशली एक बच्चे में एलर्जी की हिस्ट्री है या बार बार उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती हैं या रिकरेंट इन्फेक्शन कहते हैं कि मतलब हर मंथली होती हैं चेस्ट इन्फेक्शन, तो उसमें तो डेफिनेटली हम रिकमेंड करते हैं कि आप फ्लू वैक्सीन लगवाएं। कुछ पेरेंट्स, कुछ बच्चे होते हैं कि दे आर नॉट एलर्जिक और उनको मतलब सीज़न में एक आध दफ़ा होती है तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको बार बार होती है
इन्फेक्शन, उनको फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए और बेस्ट टाइम यही अगस्त सितंबर का महीना होता है ताकि आगे 6 मंथ अच्छे गुजर जाएं। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं डॉक्टर साहब, या ये सेफ़ होती है? सेफ होती है, वैक्सीन इज़ ऑलवेज सेफ। ठीक है, ठीक है, वैक्सीन किसी के भी साइड इफेक्ट्स, वैक्सीन हाँ के जी, कोई नुकसानात नहीं होते, फ़ायदे ज़्यादा होते जी हैं। बिल्कुल। माइल्ड सा अगर जो बाकी वैक्सीन्स हैं उनके कोई आपको फ़ीवर वगैरह दे सकते हैं, लेकिन हम यही रिकमेंड करते हैं कि लोग लगवाएं। ठीक, पोलियो के कतरों के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि मुहिम भी चलती रहती है और पीडियाट्रिशियन हमेशा से रिकमेंड करते हैं कि जी ये आपने पिलाने हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में आपका क्या ख्याल है कि क्यों पोलियो ख़त्म नहीं हो पा रहा? पोलियो की सबसे जो बड़ी रीज़न है इसके बारे में गलत मिथ्स हैं। ठीक है, हमने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो आगे हमें बताते हैं कि हमने नहीं पिलाने, फिर हम उनको काउंसल भी करते हैं, समझाते भी बहुत हैं। प्रॉब्ली कुछ सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन मेन इसमें मैसेज यही होता है कि जो भी गवर्नमेंट की कैंपेन है उसमें पोलियो की वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है। और जो भी इतनी वर्ल्ड लेवल पे या इतनी कैंपेन चलती है ना, तो वो फेक नहीं हो सकती। तो उसके पीछे मतलब ये आप अक्सर लोग इसकी मिथ्स हैं जो कि टोटली रॉन्ग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी इससे मुतासिर हो सकती है और पूरी ज़िंदगी वो पैरालिसिस में गुजारेगा और उसको मुख्तलिफ जो है मुश्किलात का सामना होगा। तो बेहतर ये कि आप उसको पोलियो के कतरे जो है वो पिलवा दें, तो ये हमेशा फ़ायदा होता है। एस्थमेटिक किट्स की आपने बात की कि इस मौसम में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो क्या वजह है कि सर्दियों में एस्थमा के अटैक्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं? जो इसकी रीज़न डेफिनेटली लो टेम्परेचर है। अच्छा, जब टेम्परेचर लो होता है तो उसमें ये अटैक्स रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, फिर जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं वो प्रोन होते हैं, मतलब थोड़ी सी ठंडी हवा लग गई, घर के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है, मतलब 20 आप बहुत हीटिंग भी की है ना कि 24 आवर्स में आप ना कहीं ऊपर नीचे टेम्परेचर हो गया। फिर इसमें ज़ाहिर है कि डेफिनेटली क्रॉस इन्फेक्शन, क्योंकि आप अस्थमा के पेशेंट को आप समझें कि उनके लंग सेंसिटिव हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी जिस तरह टेम्परेचर लो हुआ, ठंडी हवा लगी, वो सांस की नाली में गई, उसने रेक्ट कर दिया, या कोई डस्ट है, स्मोक है, कि उन्हें ये परिंदे वगैरह घर में रखे होते हैं, तो मतलब फूल हैं, पौधे हैं, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑगमेंट करते हैं चेस्ट इन्फेक्शंस को या ये एलर्जिक अटैक्स को या अस्थमा के अटैक्स को। तो डॉक्टर साहब कभी अस्थमा ठीक भी हो सकता है, क्योंकि जिन बच्चों को अस्थमा होता है उनके पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको होता है कि हमारा बच्चा खेल नहीं पाता, बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं करता, तो क्या कभी बच्चा अस्थमा से ठीक भी हो सकता है? जी डेफिनेटली, बच्चों में जो पॉजिटिव चीज़ जो है ना, ये मतलब ये मैसेज है कि पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये जो बड़े होते जाते हैं ना तो ये बेहतर हो जाते हैं। टाइम पीरियड इसका कोई नहीं होता, अक्सर लोग कहते हैं 5 साल, इसमें कोई गारंटेड नहीं होती, कोई 2 साल में, कोई 4-5 साल में, 6 साल में, लेकिन जो ही बच्चे की ग्रोथ होती जाती है अस्थमा के अटैक्स कम हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हो? ठीक हो? जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मालिक फ्राम लास्ट डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान। जी, सवाल पूछिएगा। मैडम एक लड़का है, उसके हमेशा जो पेट खराब होती है, पेचस होती है, हमने काफी दवाएं यूज किया है लेकिन कुछ वो बेहतरी नहीं आई, इसके लिए क्या यूज करें? ठीक है, उम्र क्या है बच्चे की? उम्र 6 महीने हो गई। 6 महीने का बच्चा है, तो बॉटल फीड तो नहीं कर रहे, बोतल से तो नहीं दूध पिलाते और बोतल को सही से साफ करते हैं? नहीं, बोतल का वो यूज नहीं करते हैं, जो उसकी मदर का अपना हुआ। अच्छा ठीक है, उसके बावजूद उसका पेट खराब होता है। डॉक्टर साहब आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो 6 मंथ पे जो डायरिया होता है ना, इसमें एक तो हाइजेनिक कंडीशन इनको चेक करनी चाहिए कि जितनी भी हाइजेनिक कंडीशन है। अच्छा, इस एज पे अगर बच्चा सिर्फ मदर फीड पे भी गया तो कुछ ना कुछ ये बात का कोई ना कोई चीज़ ऐसी दे भी रहे होते हैं जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये बताइएगा, उसको कुछ खिलाते भी हैं, कुछ सॉलिड्स वगैरह उसको शुरू करवाए हैं आपने, ठोस गज़ा? कुछ भी खिलाया नहीं, वो मदर के दूध पे वो है। खाली माँ का दूध पी रहा है और उसके बावजूद उसका पेट खराब हो रहा है? जी जी जी। ठीक है, वैसे सेहत कमज़ोर है उसकी? नहीं, सेहत पे बराबर है, बिल्कुल स्मार्ट है। ठीक है, डॉक्टर को चेक करवाया है? चेक करवाया था, उसने एक शरबत दिया था एजेटो, तो उससे ठीक नहीं हुआ? वो यूज किया था लेकिन मतलब बेहतरी नहीं आई। ठीक है, और आपने कहा 5-6 माह का बच्चा है। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। मार्च में से मतलब बर्थ हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब।
अच्छा, इसमें जो एक तो हिस्ट्री या बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर बच्चा अदरवाइज वेट गेन ठीक कर रहा है, आप स्मार्ट का क्राइटेरिया नहीं बता सकते कि स्मार्ट का क्राइटेरिया क्या है, लेकिन ओवरऑल बच्चा इज़ ओके। वो मतलब हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देखते हैं कि डिहाइड्रेटेड नहीं है, एक्टिव है अदरवाइज। अच्छा, ये नंबर ऑफ़ स्टूल सम टाइम मतलब इस एज पे कोई पैक्ट नहीं होता है कि बच्चा बाद का 6-7 दफ़ा भी स्टूल करता है और बाद का 6-7 दिन बाद भी करता है। तो नंबर वन तो इसको देखना पड़ता है कि डायरिया है भी कि नहीं है। बिल्कुल, आपने ये बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जो बच्चे मदर फीड पर होते हैं जब वो स्टूल पास करते हैं वो थोड़ा लिक्विड ही होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूल। जी, तो इसमें एक तो ये देखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद फिर फर्दर अगर उसका वेट गेन नहीं हो रहा और वो क्राइटेरिया में आता है कि डायरिया वाकई है, क्योंकि सम टाइम पेरेंट्स बताते हैं कि ये डायरिया है और उसमें एंटीबायोटिक्स भी लेते रहते हैं और एक्चुअली वो डायरिया होता नहीं है, वो नॉर्मल स्टूल्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक को किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते। सही। अगर तो वाकई उसको हो रहा है, हमारा उसमें आता है और उसकी डिहाइड्रेशन रहती है और प्रॉपर इन्फेक्शन एवरी टाइम होती है उसको, फिर इसको एवेल्युएट करना पड़ता है। और बहुत कॉमन इस एज पे लैक्टोज इंटॉलरेंस हम इसको कहते हैं, वो मिल्क इंड्यूस होती है, या फिर सम टाइम इस एज पे तकरीबन हम बाज़ का ये फूड एलर्जीज देखते हैं, लेकिन खैर वो लोअर क्योंकि ये क्राइटेरिया में मदर फीड तो पे है फिर तो तो उस पर नहीं नहीं। हो। लेकिन इसमें नंबर वन तो देखना पड़ेगा कि ये नॉर्मल स्टूल हैं, या फिर अगर नॉर्मल नहीं है और वाकई प्रॉब्लम होती है, इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, इसमें मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसकी एक अलग ट्रीटमेंट होती है। वो इनको चाहिए कि वो वहाँ लोकल किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि लैक्टोज इंटॉलरेंस ये रिकॉर्ड पे रख लें और उस लिहाज से देखें कि अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करना पड़ता है। पहली तो बात जिस तरह कि आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को डायरिया ही हो, वो नॉर्मल स्टूल्स भी हो सकते हैं। तो पहले तो वो इवैल्यूएट कर लें और फिर ये देख लें कि उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है। और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मदर फीड पर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बच्चे को ये शायद खिला रहे होंगे ऐसा, या कुछ जिस तरह कि आपने कहा कि हाइजीनिक कंडीशंस का भी एक बहुत स्टेज रोल पे बहुत होता है सिंपल होते हैं, बच्चा हाथ मुंह में डालता है, सम टाइम वो भी बार बार हाथ डालता है, तो उस वजह से भी हो सकता है डायरिया। सही। डॉक्टर साहब, आजकल आशोब चश्म भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और अक्सर स्कूल्स भी इस वजह से बंद कर दिए गए, और बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है कि इवन अगर बच्चा कह भी रहा है कि मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रही है तो वो यही कहते हैं कि स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स कि आप स्कूल जाएं, और उस वजह से ये होता है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो किस कदर ज़रूरी है कि अगर बच्चे में कोई अलामात आ रही हैं या रेड आई हो रही है, पिंक आई हो रही है, तो उसको घर पर रखा जाए? जितनी ये इन्फेक्शन होती है ना, इवन कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे हमने कोरोना में सीखा था कि आइसोलेशन ज़रूरी है, जितनी ये इन्फेक्शन होती हैं, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी है या आई इन्फेक्शन होती हैं, ये क्रॉस होती हैं। तो इसमें मतलब वो डिसीजन बहुत अच्छा था कि वो आप उसकी ना चेन ब्रेक कर देते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। अगर आप एक बच्चे को है उसको अलहदा कर लें, या अगर आपने कुछ दिन के लिए स्कूल 2-3 दिन बंद कर लिया, तो वो जो चेन होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन वो ब्रेक हो जाती है। तो आइसोलेशन इसमें इम्पोर्टेंट है। सही। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मुमताज बकर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। मेरा एक बेटा है 13 साल का, उसकी सांस की तकलीफ खत्म नहीं है अपनी। कोई कहते हैं दमा है, कोई कहते हैं फेफड़ों की तकलीफ है। ठीक है, पूरा पाकिस्तान इलाज कर थक गया हूँ। सही। ये बताइएगा कि फैमिली में किसी को अस्थमा है? दमा मेरी जी। वालदा को। वालदा को दमा है, ठीक है। और बच्चे की उम्र क्या है? 13 साल। 13 साल। और ये जो उसको अटैक्स आ रहे हैं, ये क्या ये सर्दी में आते हैं या वैसे भी आते हैं? इसको कुछ मौसम की वजह से भी आ जाते हैं और खाने पीने की वजह से भी आ जाते हैं। ठीक है। और घर में आपने देखा है कि किस चीज़ से अटैक आ रहे हैं? कोई आपने जानवर वगैरह तो नहीं पाले हुए, कुछ बर्ड्स वगैरह? सफाई रोज़ होती है घर की? जी, सफाई होती है घर की। घर में भैंस है, बाकी तो कोई ऐसा जानवर नहीं है। भैंस रखी हुई है घर के लिए, दूध के लिए। ठीक है। किसी डॉक्टर को दिखाया है आपने? जी, वो ना सर्जन डॉक्टर स्पेशलिस्ट दमे और टीबी का, वो उसका इलाज चल रहा है। दवाई चलती रहे तो ठीक है, दवाई छोड़ तो फिर वो बेड पर आ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, एस्थमेटिक है, मदर की हिस्ट्री है और दवाई से भी वो कह रहे हैं बेहतर नहीं हो रहा। एक्चुअली ये ना, अब एक तो जैसा ये बता रहे हैं ना, एक तो कॉमन कंसेप्ट ये है कि एस्थमा
एलर्जी, कोई कहेगा बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होती है तो चेस्ट का प्रॉब्लम है। लेकिन एस्थमा, एलर्जिक डिसऑर्डर, ये बार बार इन्फेक्शन होना, ये एक ही कैटेगरी है। एक तो डायग्नोसिस यही है, एस्थमा कह सकते हैं या एलर्जिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। एक तो उनको क्लियर होना पड़ेगा कि ये डायग्नोस यही है कि फैमिली हिस्ट्री भी है और बार बार बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली एक देखें, एलर्जिक डिसऑर्डर एस्थमा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। इसमें जैसा ये जानवर वगैरह, ये भी एक सिंगल जानवर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिंगल फैक्टर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल उन्हें ये परफ्यूम, पाउडर, स्प्रे, एयर फ्रेशनर, स्मेली चीज़ें, स्मोकी चीज़ें, डस्टी चीज़ें, परिंदे, पौधे, ठंडी हवा से बचाना पड़ेगा। नंबर 1। खाने पीने पे अक्सर इसमें मिथ्स हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं और कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अक्सर ये देखा जी एलर्जिक डिसऑर्डर हो तो सब कुछ ही बंद कर देते हैं। सिर्फ ठंडी और खट्टी चीज़ नहीं देनी। अच्छा, ठीक है, ठंडी भी हो जो फ्रिज से निकली होती है वो नहीं देनी, खट्टी चीज़ नहीं देनी, दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ खिला सकते हैं। ये भी अक्सर एलर्जिक डिसऑर्डर में प्रॉब्लम ये होती है कि सब कुछ ही खाना पीना ही बंद कर देते हैं बच्चे के। तो खाने पीने में 2 चीज़ें और इन्वायरमेंट से बचाओ। इसके बाद फिर जिस तरह ये हमने डिस्कस किया था कि ऐसी सूरत हाल में फ्लू वैक्सीन हर सीज़न में लगवानी चाहिए, और इसमें ना रेगुलर ट्रीटमेंट आती है। वो हम कुछ मेडिसिन देते हैं 3-4 माह के लिए, तो 2-3 मेडिसिन होती हैं, वो रेगुलर इनको जहाँ भी हैं वहाँ से रेगुलर ट्रीटमेंट लें। क्यों अक्सर ये होता है कि ये ट्रीटमेंट लेते हैं, सम टाइम तो इनफ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट्स लेते हैं। ये कह रहे हैं कि दवाई छोड़ देते हैं हाँ, तो दोबारा इनफ्रीक्वेंट से खराब हो ट्रीटमेंट्स जाए। लेते हैं। होता है ये शॉर्टर टाइम के लिए देते हैं, आप दी हफ्ता 10 दिन दी, बच्चा ठीक हो गया, उसके बाद छोड़ देते हैं। सही। कोई अक्सर हमने एस्थमेटिक पेशेंट्स का जब हिस्ट्री ली है ना, तो 95% केसेस में ये है कि रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं लेते, क्योंकि बच्चा ठीक होता है छोड़ देते हैं। बेसिकली होता है ये है कि जिन दिनों नॉर्मल होता है उसी वक्त अटैक्स होते हैं और उस वक्त उन्होंने मेडिसिन छोड़ी होती है। बिल्कुल, और जिस तरह के इनहेलर का इस्तेमाल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर स्पेसर जो यूज़ किया जाता है, अगर वो सही स्पेसर नहीं इस्तेमाल करे तो तब भी बच्चे में अफाका नहीं होगा। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मुलाकात के लिए हारिस बात कर रहा हूँ। सवाल पूछें। बाजी, मेरा बेटा है 6 साल का। हम्म, पहले उसकी आंखें बिल्कुल ओके थी, 2 साल के बाद ना उसकी आंखें चेंज हो गई। कभी लाल हो जाती हैं, कभी सब्ज हो जाती हैं, कभी सफेद हो जाती है बाजी। तो काफी डॉक्टरों को मैंने चेकअप कराया है, किसी ने ड्रॉप दिया है, कभी किसी ने कुछ बोला है, तो उसकी आंखें नहीं सही हो रही बाजी। ठीक है। आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा है उसकी बात करें कि वो सुर्ख हो जाता है, सब्ज हो जाता हाँ, है? सफेद हिस्सा और काले हिस्से पे भी लाल लाल वो हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे पानी वगैरह भी आता है? हाँ, पानी आता है। सुबह जिस टाइम वो उठते हैं ना, तकरीबन 1 घंटा वो रोते हैं, आंखें नहीं खुलती उसकी। अच्छा, आंखें नहीं खुलती, तो आंखों को मलते भी हैं, खारिश वगैरह होती है? बिल्कुल बिल्कुल, खारिश भी करते हैं, मलते भी हैं। उसके बाद उसको 1 घंटे के बाद फिर जब वो खड़ा हो जाता है उसके बाद हम पानी से उसको साफ करते हैं। ठीक है। आंखों पे कुछ जमता भी है? कुछ भी पलकों नहीं, में आपने देखा हो कि कुछ स्टिकी सा डिस्चार्ज वगैरह? वैसे पानी का कुछ भी नहीं होता बाजी। अच्छा, ठीक है। एलर्जीज हैं फैमिली में किसी को? नहीं बाजी, किसी को भी बच्चे नहीं। को कोई खांसी वगैरह के दौरे वगैरह पड़ते हैं, कभी आते हैं? नहीं, कभी भी नहीं, कुछ नहीं हो। ठीक है। छींके वगैरह? ना, कभी नहीं। अच्छा, ठीक है। सर, आपने कोई सवाल पूछना है या इनको जवाब दें? मतलब कितने अरसे बाद प्रॉब्लम हो जाती है? ये प्रॉब्लम उनको हर वक्त रहता है या आता जाता रहता है? जाता रहता है। ये गर्मियों में अक्सर ज्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। इसमें 2 रीज़न हो सकती हैं। एक तो एलर्जिक डिसऑर्डर आइज़ का, मतलब एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी में तो यही है कि अभी पहले अगेन इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या फैक्टर है जिस वजह से होती है। जो खुद ही कह रहे हैं गर्मी में होती है, या तो वो एनवायरमेंटल एक्सपोजर से होता है, या कोई भी चीज़ ऐसी उड़ती है जो आंखों में जाती है, उससे डस्ट डस्ट वगैरह हो वगैरह सकती है। खेलने के लिए तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस वजह से होती है। तो ऐसे ही लगता है कि ये प्रॉबेबली ये एलर्जिक डिसऑर्डर है। बिल्कुल। ठीक, या फिर सम टाइम ये होती है कोई वायरल इन्फेक्शन को हुई होगी तो वो आइज़ को डैमेज कर गई है, लेकिन वो फिर चेकअप हो के उसका पता चलेगा आया आइज़ में इशू क्या है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि सब्ज़ हो जाती हैं, वो मुझे समझ नहीं आई कि सब्ज़ कैसे हो जाती हैं आंखें। लेकिन ये है कि जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि एलर्जी हो सकती है, तो आप इस तरह करें कि उन्हें आंखों के डॉक्टर के पास ले जाएं और एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करवा लें, ताकि बच्चे की जो विजन है वो ख़राब ना हो। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं भी सलगान से बात कर रही हूँ।
जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा बच्चा है 7 साल का। ठीक है। वो एक तो मजदूर है, वो पैदाइश मजदूर है। अच्छा। तो डॉक्टर कहते हैं कि वो सीपी चाइल्ड है, हम्म। लेकिन वो पहले ठीक था। अब उसकी एक्सरसाइज में करवाती रही तो वो जो चलना फिरना तो नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ बेहतर हुआ, गर्दन संभालने लगा, बैठने भी लगा और कुछ बेहतर हुआ है। उसके बाद उसके साथ मसला बना है कि उसमें कोई और चीजें भी खाता था, लेकिन अब वो सिर्फ दूध पीता है, फिर भी उसके मोशन ठीक नहीं होते। मोशन उसके बहुत ज्यादा है, हम बहुत दवाइयाँ ले रहे हैं, हम हर जगह उसको दाखिल भी करवा रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। अच्छा, ये बताइएगा कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसके जो माइलस्टोन्स होते हैं, जिस तरह के बैठना, उठना, चलना, खड़े होना, ये सब उसने टाइम पर किया था? नहीं, उस टाइम नहीं किया था, ये उस टाइम तो बिल्कुल भी इसने नहीं किया था। ठीक है। ख़ानदान में किसी को इस तरह का मसला है? नहीं, हमारे खानदान में ऐसा कोई मसला नहीं है पहले। ठीक है। कज़न से शादी हुई हुई है आपकी? बिल्कुल मौकेदार शादी हुई है हमारी। ठीक है। अच्छा, तो बच्चे को आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? जी, डॉक्टर तो हमने कोई भी नहीं छोड़ा, तलगांव में भी पिंडी भी लेकर गए हैं, CMS सही। और जब पेट ख़राब होता है, आप कह रही हैं कमज़ोर है, तो सफाई का ख्याल रखती हैं? खाना खिलाते वक्त हाथ वगैरह धोती हैं? बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं? जी, मैं इसका जो फिगर है वो पानी में उबालती हूँ, गर्म पानी में उबालती हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है। सफाई का अपनी तरफ से मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि इसका इमोशन ठीक नहीं। ज़हनी तौर पर बच्चा ठीक है? बात कर लेता है? आपकी जवाब देता है बातों के? बोलता भी नहीं है। ठीक है जी। सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बेसिकली ये जो बता रहे हैं ना, ये हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, जो खुद भी उन्होंने डायग्नोस बताया। डेफिनेटली डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गए होंगे, तो ये डेवलपमेंटल डिले भी है, माइलस्टोन उनके Delayed लेट है। है। तो इसका प्रॉबेबली ये बाय बर्थ होते हैं ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी 7 साल का है। और बर्थ में एक्चुअली बहुत बड़ी रीज़न ये बर्थ में बच्चे का ना रोना, या जब बर्थ होती है या होम डिलीवरीज होती हैं या प्रॉपरली वहाँ को इशू हो जाता है और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ये फैक्ट वो बर्थ एस्फिक्सिया में से कहते हैं। जिस तरह की ये हिस्ट्री दे रहे हैं, लगता है ये है कि शायद उस वक्त प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसको शुरू से ही डेवलपमेंटल डिले जी, है, वो कह रहे हैं। शुरू से चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम शुरू से ही है। तो इसमें तकरीबन 90% केसेस में ये बर्थ एस्फिक्सियाज होते हैं, बाई बर्थ होती है प्रॉब्लम। अब इसमें एक्चुअली जो मतलब क्या किया जा सकता है डॉक्टर साहब? प्रॉबेबली जो इसमें ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है, ठीक है। यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सकता है। बाकी ब्रेन ग्रो कितना करता है, कितना नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त डैमेज कितना ब्रेन को हुआ है। ठीक। तो इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ हो सकती हैं। बाद बच्चों के इंटेलेक्ट लेवल अच्छा होता है, बाद बच्चे चलना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्हें मतलब होप हिम्मत पे, नहीं हारनी हिम्मत नहीं, चाहिए। होप पे रहना चाहिए। और इसकी फिजियोथेरेपीज़ भी होती हैं, ठीक है। उसकी स्पीच थेरेपीज़ भी होती हैं और डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं। वो डेफिनेटली डॉक्टर्स ने इनको बताई होंगी, उस पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बाकी जितना ब्रेन डैमेज हुआ है उसको शायद बहुत 100% कवर तो ना कर सके, लेकिन काफ़ी बेहतर सूरत हाल की जा सकती है ये थेरेपीज़ के साथ और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। सही। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पैदाइश के दौरान अगर ब्रेन को, दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले तो उस वजह से ये हो सकता है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। फिजियोथेरेपी से इंशाल्लाह आपके बेटे में बेहतरी आएगी। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, शफवाल से। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? सकार खान। जी, सवाल पूछें। सवाल ये डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि मेरा 4 महीने हो गए या 4 हफ्ते। जी जी। तो मेरे बेटी बीमार है, बहुत सख्त बीमार है। उम्र क्या है बच्ची की? उम्र 8 साल। ठीक है। और क्या बीमारी है? बुखार है, गला खराब है, क्या हो रहा है बच्ची को? बुखार, इस तरह बुखार है भाई, ये छत से गिरी थी ना। बोलते जाएं। सीने में थोड़ा एक्सप्रेशन हो गया है, तो उसका क्या करें? ठीक है। बुखार बहुत तेज है बच्ची को? बुख बुख की आवाजें भी आ रही हैं? खांसती भी है क्या? जी जी, सब कुछ है। ठीक है। निमोनिया मुझे तो लग रहा है। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? ये एज कितनी है अभी बताइए? 8 साल है। 8 साल। और कितने 3 मंथ से प्रॉब्लम चल रही ये है? कब से मसला चल रहा है ये इनको? तकरीबन 4 हफ्ते हो गए। 4 4 हफ्ते हफ्ते हो। हो। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी। इसमें जो हिस्ट्री बता रहे हैं वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक तो है। जो हिस्ट्री बता रहे हैं अब ये 1 मंथ से है, उसमें
या तो प्रॉबेबली सही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई इसकी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हो सकती है एट द सेम टाइम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि अस्थमा या एलर्जिक डिसऑर्डर, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसको वो उसका अटैक हो, एस्थमा या एलर्जिक डिसऑर्डर वो चल रहा हो साथ, क्योंकि ये टिपिकली ये सीज़न ही वो है 1 मंथ से अगर बता रहे हैं ना, तो इसमें मतलब वे फॉरवर्ड ये है कि चेस्ट इन्फेक्शन को प्रॉपर्ली ठीक किया जाए, और इसको अगर 1 मंथ से हिस्ट्री है तो इसको अस्थमा की ट्रीटमेंट ना 2-3 माह के लिए अस्थमा की ट्रीटमेंट पे डाला जाए, तो ये बेहतर हो जाएगी सूरत यार। डॉक्टर साहब, जब बच्चों को अस्थमा होता है तो उनको क्या बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? इसमें तो बच्चों के डॉक्टर ही होते हैं ना, लाइक 12 ईयर 14 ईयर से नीचे तो बच्चों के डॉक्टर ही डील करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें वालिदैन को बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए? देखिए, बेसिकली तो मेरे ख्याल में आपको जो बच्चा जब बीमार होता है ना, उसको वैसे कोई भी बीमारी हो तो उसको 1-2 दिन रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि रेस्ट से इम्यूनिटी लेवल्स बेहतर होते हैं। जब इम्यूनिटी लेवल, इंटरनल इम्यूनिटी लेवल्स बेहतर होते हैं तो उससे ये है कि इंटरनली फाइट होती है और पेशेंट अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट पेशेंट बेहतर हो जाता है, इससे इम्यूनिटी लेवल भी बेहतर हो। तो एवरी इन्फेक्शन में उसको रेस्ट देना चाहिए। उसमें एक तो ये है कि बच्चे की बेहतरी है, और सेकंड कुछ इन्फेक्शन लाइक मीजल है, चिकन पॉक्स है, रूबेला है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो स्प्रेड कर सकती हैं दूसरे बच्चों में भी। तो मतलब ये है कि एक बच्चे की अपनी तबीयत भी बेहतर होगी और दूसरा क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जिन बच्चों में डायरिया होता है क्या उनको भी घर में रखना चाहिए, क्योंकि डायरिया भी एक से दूसरे देखिए को लग डायरिया भी सकता है, बिल्कुल रोटा डेफिनेटली वायरस। वायरल हो सकता है और शिफ्ट भी होता है, और उसमें बच्चे के लिए अपने लिए प्रॉब्लम है, लाइक उसका डायरिया हो रहा है, आप स्कूल भेज देते हैं, वहाँ डिहाइड्रेटेड हो जाता है, वॉमिटिंग कर देता है और शॉक में चला जाता है, तो वो एक अलग परेशानी होती है। तो जो भी बीमारी हो, मेरा तो सिंपल मैसेज है कि 2-3 दिन रेस्ट करवाएं। सही। फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे वालिदैन को बच्चों के हवाले से? फाइनल मैसेज तो यही है, देखें जितनी इन्फेक्शन है, जो भी हमारी बीमारियां हैं जितनी, इसमें प्रिवेंशन क्योर से बेहतर है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि 80% केसेस आजकल हो रहे हैं, उसमें बचाव कैसे करना है, मतलब चेस्ट इन्फेक्शन कैसे बचाना है, डायरिया जो है उसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, उसको कैसे बचाना है, और बाकी जितनी इन्फेक्शन है उसको कैसे बचाना है, क्योंकि जब बीमारी हो जाती है उसका फिर आगे ट्रीटमेंट होती है। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर ज़ीशान। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि अगर बच्चे को एस्थमा है तो आपने एक एस्थमेटिक डायरी रखनी है, जिसमें आपने लिखना है कि आज बच्चे को अगर अटैक हुआ तो उसने क्या किया, क्या खाया, क्या वो खेलने गया था, क्या सर्दी का मौसम था या गर्मी का मौसम था। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं। बाज़ औक़ात कुछ एनिमल्स या पेट्स आपने घर में रखे होते हैं, उससे भी अटैक्स हो रहे होते हैं। अगर कारपेट्स की सफाई सही से ना हो तो उससे भी जो डस्ट उठती है तो वो भी अटैक्स का बाइस बनती है। अगर आप ये डायरी रख लेंगे तो आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं, और फिर आपने इनहेलर का इस्तेमाल भी सही तरीके से करना है। डॉक्टर के पास अपने बच्चे को ज़रूर लेकर जाएं अगर उसको अलामात आ रही हों। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।